Hi everyone, welcome to my channel Parli Social Science. So in today's video we are going to discuss class 8th history chapter number 7 weavers, iron smelters and factory owners. तो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थे उस वक्त ब्रिटिश जब थे हमारा इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था तब जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज था जो क्राफ्ट होता था तो उनका क्या मतलब स्टोरी था या फिर उनको किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा था हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है। तो मेनली हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फोकस करेंगे ठीक है। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रहा था इंडिया में भी और एज वेल एज ब्रिटेन में भी ठीक है। तो क्या हो रहा था, यूरोप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब यूरोप में जितने भी ट्रेडर्स थे वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे किसके साथ ट्रेड करने के लिए, ईस्ट ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। तो ब्रिटेन है वेस्ट में और इंडिया है ईस्ट में। तो वो लोग ईस्ट के साथ मतलब ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड करना चाह रहे थे ठीक है। तो यूरोप क्या कर रहा था, यहाँ आता था, इंडिया आता था, इंडिया में सिल्वर देता था और यहाँ से क्या लेके जाता था, कॉटन लेकर जाता था और वहां ले जाकर उसको बेच देता था और क्या प्रॉफिट कमाता था। ये कौन करता था, यूरोप करता था ठीक है, जितने भी ट्रेडर्स थे। लेकिन 18th और 19th सेंचुरी में क्या हो गया, 18th और 19th सेंचुरी में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था। आप आगे समझेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, मतलब कि एकदम स्पीडली वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था ब्रिटेन में या फिर कहो तो इंग्लैंड में ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने लगे थे बहुत ज़्यादा चीपली, मतलब बहुत सस्ते में बनने लगे थे। मतलब समझ रहे हैं आप कि कोई इंडस्ट्री पे अगर कोई कपड़ा बन रहा हो तो वो बहुत मास प्रोडक्शन होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसका। और कोई अगर हाथ से बना रहा है तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या हो रहा था ब्रिटेन में कि वहाँ पे इंडस्ट्री आ चुका था। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे जितने भी इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते थे वो लोग बहुत स्पीडली काम करते थे और बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन करते थे और इंडिया में लाकर क्या करते थे, उसी कपड़ा को बेचते थे 18th और 19th सेंचुरी में ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इंडिया के लोग क्यों खरीदते थे, तो देखिए उस वक्त हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं था, उस वक्त हमारे पास कोई फैक्ट्रीज नहीं था ठीक है। उस वक्त सिर्फ हैंड प्रोडक्शन होता था या फिर हैंडलूम था हमारे पास, हाथ से काम होता था। तो हाथ से काम करने में काफ़ी वक्त लग जाता था, इस वजह से बहुत महंगा भी होता था, वो बहुत टाइम टेकिंग भी होता था। इस वजह से जो लोग थे, जो पुअर थे इंडियंस, वो क्या करते थे, वो यूरोप से कपड़ा खरीदना ज़्यादा पसंद करते थे। तो चलिए हम पढ़ते हैं पूरा स्टोरी। ना इंडियन टेक्सटाइल एंड वर्ल्ड मार्केट, हम इसको समझेंगे कि इंडिया का जो टेक्सटाइल है, इंडिया का टेक्सटाइल मतलब इंडिया का जो कपड़ा है, जो टेक्सटाइल है, उसमें वर्ल्ड मार्केट में कैसा इन्फ्लुएंस था। तो बैटल ऑफ प्लासी, अगर बैटल ऑफ प्लासी आप नहीं जानते हैं तो मैंने ये अपलोड कर चुका है, वो सारे जितने भी चैप्टर्स है आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी में एक बता देती हूँ शॉर्ट में। बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के साथ एक बैटल हुआ था जिसमें कि 1757 में हुआ था ये बैटल। और इसमें कौन जीतता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो उससे पहले क्या था, मतलब जो ये बैटल ऑफ प्लासी है उससे पहले क्या था, इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर हुआ करता था ठीक है। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता था कब, बैटल ऑफ प्लासी से पहले। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो कॉटन था वो बहुत फाइन और बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होता था और बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया का कॉटन लोग बहुत पसंद करते थे। इवन आज भी इंडिया का कॉटन का टक्कर बहुत कम ही कोई दे सकता है क्योंकि हमारे यहाँ का कॉटन बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का है। तो क्या था, इंडिया इंडिया का जो भी कॉटन था वो बहुत फाइन क्वालिटी का होता था और इंडिया किसके साथ ट्रेड करती थी, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ठीक है ना। साउथ ईस्ट एशिया देखिए, ये जैसे इंडिया है ठीक है, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट। तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज है उनके साथ ये ट्रेड करता था। सेंट्रल एशिया यहाँ पे ट्रेड करता था, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया ठीक है ना। मतलब ब्रिटेन के साथ भी करता था, यूरोप के साथ भी करता था ठीक है। तो इंडिया सबके साथ ट्रेड करता था क्योंकि इंडिया के पास उस वक्त बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स हुआ करता था। तो 16th ऑफ सेंचुरी में यूरोप हमारे 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 से क्या खरीदता था, यूरोप हमारे से बहुत फाइन क्वालिटी का कॉटन खरीदता था और उसे जाकर क्या करता था, यूरोप में बेच देता था और पैसे कमा लेता था। लेकिन ये कब होता था, बैटल ऑफ प्लासी से पहले ऐसा होता था कि यूरोप हमसे खरीदता था और जाके यूरोप में बेचता था। अब एक बीच में एक टॉपिक है, वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
तो आप सोचिए कि इंडिया के कॉटन के बारे में लोगों को कैसे पता चला, तो यूरोपियन को कैसे पता चला, पोर्तुगीज मतलब पोर्टुगल में जो रहते थे वो लोगों को कैसे पता चलता चलता है, हम ये समझते हैं। तो यूरोप में जितने भी लोग थे वो लोग कब देखे थे फर्स्ट टाइम कॉटन? वो लोग देखे थे मौसूल में। मौसूल अभी का इराक जो है उसको पहले मौसूल कहा जाता था। वहाँ पे वो इंडियन फाइन कॉटन टेक्सटाइल देखे थे, इंडिया का कपड़ा देखे थे इराक में यूरोपियन लोग। वो देख कर एकदम मतलब कह सकते हैं ना एकदम शॉक हो गए थे कि अरे इतना फाइन क्वालिटी का कॉटन भी कहीं मिलता है। और उस वक्त उन वो कॉटन टेक्सटाइल को क्या कहने लगे? मुस्लिन। इंडिया का जो भी कॉटन टेक्सटाइल था जो इराक में देखे थे यूरोपियन लोग, उसको क्या नाम दे दिए? मुस्लिन, ठीक है। और जो पोर्तुगीज थे वो फर्स्ट टाइम कैलिकट केरला, तो फर्स्ट टाइम पोर्तुगीज जो इंडिया में आए कैलिकट मतलब ये केरला में है, ठीक है, यहाँ पे आए। और यहाँ पे वो क्या देखिए कॉटन टेक्सटाइल दिए, और कैलिकट में देखिए इस वजह से वो कॉटन टेक्सटाइल को क्या कहने लगे? कैलिको, ठीक है। तो पोर्तुगीज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, केरला में कॉटन देखकर वो बहुत शौक हो गए। और पोर्तुगीज क्यों क्यों आए थे? तो पोर्तुगीज आए थे स्पाइसेस लेने के लिए, मसाले लेने के लिए। इंडिया का मसाला बहुत फेमस है आज भी, तो यहाँ पे मसाले लेने के लिए आए थे, ठीक है। तो हमारे पास इंडिया में बहुत फाइन क्वालिटी का कॉटन मिलता है, जैसे कि चिंट। चिंट्स करके एक फाइन क्वालिटी का कॉटन है जो एक कलरफुल फ्लावर डिजाइन का एक कॉटन का कपड़ा होता है, जिसे बहुत ज़्यादा रिच लोग पसंद करते हैं। इसका बहुत डिमांड था यूरोप में, ठीक है। यूरोप में बहुत क्रेज था। क्रेज मतलब क्या होता है ना कि बहुत 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 ज़्यादा लोग पसंद करते हो और लोग बहुत चाहते हो कि मेरे पास भी हो। तो ये बहुत क्रेज था यूरोप में। जो रिच पीपल थे, जो अमीर लोग थे, जैसे कि क्वीन क्वीन खुद कपड़ा पहनती थी इंडिया का, सोचिए। वो क्वीन है ब्रिटेन की, यूरोप की क्वीन है, ब्रिटेन की क्वीन है, और वो कहाँ का कपड़ा पहन रही है? वो पहन रही है इंडिया का। तो आप समझ सकते हैं ये कितने प्राउड की बात है हमारे लिए। तो चिन्स हम जो क्लोथ है वो हमारा बहुत फेमस था, कोसेस करके ये, फिर बंधन, ठीक है ना, बंदना भी कह सकते हैं आप। तो ये आया है बांधना, बांधना से ये डिराइव्ड हुआ ये वर्ड। मतलब कि जो स्कार्फ होता था जो हमें हम बांधते हैं, सपोज करिए जो बांधते हैं, जो पेंटेड स्कार्फ होता था जिसे हम टाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बांधना। तो बहुत सारा फाइन क्लोथ्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे। इंडिया से बाहर भी जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डिमांड रखते थे हमारा इंडिया का कॉटन। ना इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, यूरोप के मार्केट्स इंडियन टेक्सटाइल की वजह से यूरोपियन मार्केट्स में क्या प्रभाव पड़ता है ये हम पढ़ेंगे। तो 19 सेंचुरी में क्या हो गया था, जो इंडिया का टेक्सटाइल था, मतलब जो कॉटन टेक्सटाइल था इंडिया का जो कपड़ा था, वो बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलैरिटी हो गया था यूरोप में। मतलब यूरोप में बहुत लोग पसंद करते थे। इंग्लैंड का कपड़ा लोग पसंद ही नहीं कर रहे थे, हमारा कपड़ा इतना पसंद कर रहे थे। तो इंग्लैंड में जितने भी वीवर्स थे, वीवर्स मतलब होते हैं जो कपड़ा बनाते हैं, जितने भी वीवर्स थे या फिर वूल या सिल्क मेकर्स थे, वो बहुत परेशान हो गए थे। क्यों? आप देखिए ये ब्रिटेन है, ठीक है, और ये इंडिया है। तो यहाँ का कपड़ा ज़्यादा पसंद कर रहे थे, यहाँ से बहुत सारा कपड़ा इंपोर्ट हो रहा है, तो इनका जो कपड़ा है वो बिक ही नहीं रहा है, इनका कपड़ा कोई खरीद ही नहीं रहा है। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया था। तो जो यहाँ के इंग्लैंड के व्यूवर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं, जो देखिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ला रही हूँ, मतलब मैं कुछ प्रोडक्ट बाहर से ला रही हूँ, तो इसे इम्पोर्ट कहूँगी। और अगर मैं अब इंडिया से कोई प्रोडक्ट बाहर भेज रही हूँ तो इसे क्या कहूँगी? एक्सपोर्ट, ठीक है, ये हो गया इम्पोर्ट। तो इसी तरह क्या हुआ, जब इंग्लैंड में हमारा जो कपड़ा है, जो कॉटन टेक्सटाइल है, वो इंग्लैंड हम इंपोर्ट करते थे या फिर इंपोर्ट होता था इंग्लैंड में, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वीवर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं, बाहर का कपड़ा नहीं आना चाहिए इंग्लैंड में, हमारा खुद का कपड़ा बिकना चाहिए। तो लोग एक बैन कर रहे थे चिंट्स को। चिंट्स में मैंने आपको बताया कि बहुत हाई क्वालिटी का कपड़ा होता है टेक्सटाइल चिंट। तो चिंट्स होता है, कैलिको एक्ट के तहत लोग बैन कर रहे थे कि कैलिको एक्ट को खत्म लगाना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। चिंट एक जो कॉटन है, कपड़ा है, ठीक है। तो इंडिया का देखिए, इंडिया का जो कॉटन था बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलर था उस वक्त, ठीक है। तो इसको देखते हुए यूरोप में क्या क्या डेवलपमेंट होने लगा हम ये समझते हैं। तो इंडिया में, यूरोप में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया था उस वक्त, ठीक है। और पर इतना डेवलप कर इतना भी नहीं कि जो हमारा फाइन क्वालिटी है उसके साथ compete कर सके। मतलब कि यूरोप तो ठीक है डेवलप कर गया था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गया था वहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारा जो टेक्सटाइल उसके साथ वो कंपटीशन, वो compete ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतना फाइन क्वालिटी उसके पास था ही नहीं। तो इंग्लिश जितने ही प्रोड्यूसर्स थे जो प्रोड्यूस करते थे, वो बहुत मतलब बहुत टेंशन में आ गए थे, एक बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे थे।
तो वो भी स्टार्ट कर दिए थे कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री, मतलब कैलिको मतलब जो कॉटन है, इंडिया का कॉटन है, वो कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री शुरू कर दिए थे कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो नाम पढ़कर उनको भी लगेगा कि नहीं ये इंग्लैंड में भी कैलिको कपड़ा भी मिल रहा है, तो ये इंडिया से ही आया है, ऐसा करके बेचने लगे। फिर डुप्लीकेट बनाने लगे इंडिया की तरह, ठीक है ना। मतलब इंडिया का जो कपड़ा था, इंडिया का जो टेक्सटाइल है, उनके जैसे डुप्लीकेट बनाने लगे थे इंग्लैंड में कि लोग खरीदे, उनको लगे कि इंडिया से आया है, ठीक है। और इंडियन इंडियन डिज़ाइन, मतलब इंडिया में जो डिज़ाइंस था बहुत अच्छा फ्लोरल पेंटेड डिज़ाइन जो फ्लावर का, उसे कॉपी करने लगे कहाँ पे, इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो लोग बेचने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनका कपड़ा नहीं बिक रहा था, फिर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्रोटेस्ट करने लगे थे। तो उसके बाद और इनका इतना ज़्यादा इंडिया का कपड़ा इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि इनको और भी बहुत कुछ करना पड़ा था, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो करना पड़ा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आने लगा इंग्लैंड में, ठीक है ना, compete करने के लिए इंडिया के साथ। तो 1764 में स्पिनिंग जेनी आ गया था। 1764 में स्पिनिंग जेनी इन्वेंट किए थे जॉन की ने, जॉन केई, ठीक है। तो जॉन केई स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट कर दिए थे 1764 में। स्पिनिंग जेनी मतलब होता है जिससे बहुत ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा नीडल लगा हुआ रहता है, और आप उससे स्पिंडल रहता है उसमें, आप उससे एक टाइम पे, मतलब एक टाइम पे हम एक कपड़ा बना सकते हैं हाथ से, लेकिन स्पिनिंग जेनी के सहायक से हम क्या कर सकते हैं, सहायता से एक टाइम पे हम 100 कपड़ा बना सकते हैं, 1000 कपड़ा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया हमारा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया। रिचर्ड ऑकराइट स्टीम इंजन का इन्वेंशन कर दिया 1786 में। तो स्टीम इंजन को हम मशीन्स में यूज़ करने लगे, तो मशीन्स और भी ज़्यादा फास्टर हो गया, तो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हम प्रोड्यूस करने लगे, मतलब ज़्यादा ज़्यादा मास प्रोडक्शन होने लगा, ज़्यादा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हम प्रोडक्शन करने लगे। और बहुत, देखिए अगर कोई चीज़ 5 है, देखिए कोई चीज़ अगर 3 है, ठीक है, कोई चीज़ अगर 3 है और कोई चीज़ अगर 100 है, तो ये ज़्यादा महंगा बिकेगा या फिर ये ज़्यादा महंगा बिकेगा? ऑब्वियस सी बात है 3 है, जो जो 3 ही है ये सारे लोग खरीदना चाहेंगे, तो ये महंगा अगर बेचेंगे तो खरीद लेंगे लोग। लेकिन जो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम सस्ता बेच सकते हैं, तो क्या हो गया, बहुत चीप में मिलने लगा तो लोग पसंद करने लगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया था, ब्रिटेन में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी की इनोवेशन आने लगा था कि इंडिया धीरे धीरे कहीं ना कहीं नीचे चल गया था, इंडियन टेक्सटाइल। लेकिन पूरी तरह से कम ख़त्म नहीं हुआ था। डच में कंट्री है ये सब, डच, फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लैंड में आज भी मतलब उस टाइम इतना कुछ होने के बाद, इतना वो लोग करने लगे, उनके उसके बावजूद भी क्या था, इंडिया का जो टेक्सटाइल है वो कंटिन्यू था, उसका डोमिनेशन, मतलब इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू था अपना डोमिनेशन दिखाने में। नाउ, तो हम बात कर रहे थे कि जो ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी था, जब अपना पावर को, मतलब पॉलिटिकल पावर असर्ट नहीं कर लिया था इंडिया में, मतलब उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, यूरोपियन जितने भी कंपनीज थे वो इंडिया में इंपोर्ट करता था, मतलब सिल्वर और गोल्ड लेकर आता था इंडिया, और हमारे से क्या लेके जाता था, सिल्क टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल लेकर जाता था, ठीक है। मतलब कि वो हमको देते थे सिल्वर और गोल्ड, हम उनको देते थे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल। लेकिन जब बंगाल में पॉलिटिकल पावर असर्ट कर लिया, कौन, यूरोपियन कंपनी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या हो गया, वो इंपोर्ट नहीं करने लगा, मतलब समझिए कि इंडिया है ये, ठीक है, इंडिया में यहाँ बंगाल है, तो जब बंगाल में उसको पावर मिल गया तो यह क्या कर रहा है, इंपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पावरफुल हो गया, इंडिया में उसका दबदबा हो गया है, तो वो इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंडिया में कुछ ला नहीं रहा है, बस इंडिया से ले जा रहा है, ले जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और जब बंगाल में पावर उसको आ गया, किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब यूरोप का जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया के साथ ट्रेड करता था, जब उसके पास पावर आ गया तो वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था, ठीक है। तो वो हमारा ही पैसा लेके, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मेरे से उसको कुछ खरीदना है यूरोपियन कंपनीज को, और मुझे यूरोपियन कंपनीज को रेवेन्यू देना है, तो मैं जो भी रेवेन्यू दूंगी उनको, यूरोपियन कंपनीज को, वही पैसा से वो मेरे से क्या खरीद लेंगे, सिल्क और कॉटन खरीद लेंगे। तो उसी तरह हो रहा था, जो हमारा जो रेवेन्यू हम पे कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो हमारे रेवेन्यू से क्या खरीद रहे थे, हमारा ही टेक्सटाइल खरीद रहे थे, तो वो हमारा पैसा भी ले गए और हमारा कपड़ा भी ले गए, तो ऐसा कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम समझेंगे हु वर द वीवर्स, वीवर्स थे कौन, जो कपड़ा बनाते थे। तो वीविंग कम्युनिटीज को वीवर्स कहते हैं। वीविंग कम्युनिटीज मतलब जो एक कम्युनिटीज है जो सिर्फ
बुनाई करता है कपड़ा बनाने का, ठीक है ना। तो पास्ट होता है जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि अगर मैं वीवर हूँ तो मेरा जो आने वाला जो चाइल्ड होगा वो भी वीवर होगा, उसका जो जनरेशन होगा वो भी वीवर होगा, उसका जो आने वाला जनरेशन होगा वो भी वीवर होगा। तो मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन पास्ट होते रहता है। तो बंगाल में इसको तांती वीवर्स कहा जाता है, वीवर्स को बंगाल में तांती वीवर्स कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया में कहा जाता था जुलाहास या फिर मोमीन, साउथ में साले या फिर कायकोलार या फिर दिवांग, ठीक है। और जो कपड़ा कपड़ा को प्रिंट करता था पहले के टाइम पे, जो कपड़ा को प्रिंट करता था, यहाँ तक कि अब भी कहा जाता है, उसे रंगरेज कहा जाता था या फिर चिपीगर्स कहा जाता था, ठीक है। रंगरेज कम्युनिटीज और चिपीगर्स कम्युनिटीज से वो लोग बिलोंग करते थे जो कपड़ा को कलर करते थे। क्लियर। चलिए, नाउ हाउ दे वर्क, जो वीवर्स थे वो काम कैसे करते थे, इसका 3 स्टेजेस होता था। एक होता है स्पिनिंग, एक होता है वीविंग, एक होता है डाइंग, ठीक है। तो स्पिनिंग ज़्यादातर विमेन करती थी, मतलब जो औरतें होती थी, जो महिलाएं होती थी, वो स्पिनिंग करती थी। स्पिनिंग मतलब कि ये चरखा या फिर टकली का यूज़ करके धागा बनाने को स्पिनिंग कहते हैं। फिर उस धागा से जब धागा रेडी हो जाएगा तो उस धागा से वीविंग प्रोसेस होता है, जिससे क्या बनता है, एक कपड़ा बनता है। वो कौन, ज़्यादातर ये मेन करते थे, जो पुरुष होते थे वो लोग करते थे। तो धागा बन गया, ये सारा कुछ हाथ से होता था, ये भी चीज़ आप समझिएगा, हैंडलूम होता था। अभी कोई मशीन इंडिया में नहीं आया, सारा कुछ हाथ से हो रहा है। स्पिनिंग भी हाथ से हो रहा है, जो वीमेन है, महिलाएं हैं, वो हाथ से कर रही है वीविंग की। और जब वीविंग हो जाता है, कपड़ा रेडी हो जाता है, जब उसके बाद क्या होता है, डाइंग। डाइंग प्रोसेस कौन करता है, ये रंगरेज और चिपीगर्स। तो डाइंग होता है मतलब कि जो कपड़ा होता है उसे डाई किया जाता है, कलर किया जाता है, ठीक है। तो वो डायर होते हैं, वो कपड़ा को कलर डालते हैं उसमें। तो इस तरह से ये लोग काम करते थे। तो अब हम समझेंगे कि जो इंडियन टेक्सटाइल था, मतलब इंडियन का जो कपड़ा था, वो डिक्लाइन कैसे होता है, ठीक है। तो मतलब वो नीचे कैसे चल जाता है, वो धीरे धीरे उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म क्यों हो जाता है। तो जब ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप कर गया था बहुत ज़्यादा, उसका इफेक्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा भयानक पड़ा था। जैसे कि इन देखिए, पहले क्या था, इंडिया के पास सिर्फ फाइन क्वालिटी का क्या मिलता था, कपड़ा मिलता था, कॉटन। लेकिन ये क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, वो हमारे से हमारा कॉटन ले जा रहे थे और अपना वहाँ पे बना के बेच रहे थे। तो इंडियंस को क्या था, अब ब्रिटेन के साथ भी compete करना पड़ रहा था। यूरोपियन यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स में, मतलब अमेरिका का जो मार्केट है वहाँ पे ब्रिटेन भी अपना कपड़ा भेज रहा है, इंडिया भी अपना कपड़ा भेज रहा है। लेकिन इंडिया बहुत महंगा बेच रहा है, ब्रिटेन बहुत सस्ता बेच रहा है। तो ये लोग ब्रिटेन का कपड़ा खरीद रहे थे। सेम उसी तरह यूरोप में भी ब्रिटेन अपना कपड़ा बेच रहा है और इंडियंस अपना बेच रहे हैं, लेकिन इंडिया का जो इंपॉर्टेंस था वो खत्म हो गया था, ठीक है। लेकिन उतना भी ज़्यादा खत्म नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत था, हम आगे समझेंगे। उसके बाद क्या था, एक्सपोर्ट करना, मतलब जब हम इंडिया से इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर रहे थे कपड़ा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था हमारे लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये इंग्लैंड है, ठीक है। इंडिया से कपड़ा आना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटीज लगा हुआ था। इंपोर्ट मतलब इनको इंपोर्ट नहीं करवाना है कुछ, अगर करवाएंगे तो इनको ड्यूटीज लगेगा, मतलब आपको टैक्स लगेगा या फिर पैसा लगेगा कुछ। तो इंपोर्ट ड्यूटीज ये लगा दिए थे इंग्लैंड वाले। तो हम कपड़ा नहीं भिजवा पा रहे थे वहाँ पे, तो इस वजह से हमारा डिक्लाइनेशन होने लगा, ठीक है। तो अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप में सब जगह क्या था, इंग्लिश मेड जो क्लोथ्स था वो ज़्यादा पसंद करने लगे थे लोग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीपली और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मिलता था। और इंडिया का कपड़ा ज़्यादा नहीं बिकने लगा था। जब जब ब्रिटेन का जो टेक्सटाइल था वो जैसे ग्रो हो गया, तो इंडिया का धीरे धीरे कम हो गया। तो इससे क्या था, 1,000 से भी ज़्यादा इंडियंस अनएम्प्लॉयड हो गए थे। अनएम्प्लॉयड हो गए, तो आप कैसे समझ रहे, देखिए। इंडिया में उस वक्त क्या था, सारे लोग ज़्यादातर लोग क्या थे, वीवर्स थे, वो कपड़े बनाते थे। लेकिन जब ब्रिटेन में मशीन्स आ गया था, तो ब्रिटेन में मशीन से बन रहा था कपड़ा, तो उनके कपड़ों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, वो क्योंकि बहुत सस्ते दामों में बिक रहा था। तो जो इंडिया में जितने लोग थे वो बेरोजगार हो गए थे, उनके कपड़े कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो वो बनाएंगे क्यों। तो बंगाल के जो व्यूवर्स थे उनको बहुत ज़्यादा हाई इफेक्ट पड़ा था, किससे, ये जो डिक्लाइनेशन हो गया था इंडियन टेक्सटाइल का, बंगाल के व्यूवर्स को। यूरोपियन जो कंपनीज है वो हमारे से कपड़ा, अब हमारे से कोई गुड्स नहीं खरीद रही है। मतलब कि पहले क्या था, यूरोप क्या कर रहे थे, हमारे से अपना सिल्वर और गोल्ड लेकर आता था और हमसे कॉटन और सिल्क लेता था, लेकिन अब वो लेना छोड़ दिया था, क्योंकि वो खुद वहाँ पे बना रहा था, ठीक है। 1880s मतलब 19th सेंचुरी में 2/3 जो इंडियंस थे, वो 2/3 इंडियंस, ठीक है ना, 70% इंडियंस ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा पहनते थे। तो ये भी कितना बड़ा बात है, सोचिए। तो जितने भी स्पिनर्स थे इस या फिर वीवर्स थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, वो बेरोजगार हो गए थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। क्योंकि इंडिया में देखिए, इंडिया के वीवर्स थे,
ठीक है। इंडिया की व्यूवर्स थी, इंडिया का कपड़ा ही नहीं कोई खरीद रहा था, तो वो बनाएंगे कैसे, वो नहीं बना रहे थे। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था उनके ऊपर। बहुत सारी महिलाएं थे, जो वुमेन थी, जो स्पिनर्स थी, जो स्पिन करती थी, वो भी 1,000 से भी ज़्यादा जॉबलेस हो गई थी। उनको कोई काम नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन से कपड़ा बनकर इंडिया में आ रहा था, इंडियंस वो खरीद रहे थे क्योंकि वो चीपली बिक रहा था। लेकिन सम रे ऑफ होप था हमारे पास, मतलब कुछ होप दिख रहा था, कुछ आशा के किरण दिख रहे थे हमारे लिए। जैसे कि जो इंडियन टेक्सटाइल था वो फुल्ली एंडेड नहीं हो गया था, ऐसा नहीं था कि हमारा जो कपड़ा था वो एकदम ही खत्म हो गया था मशीन के आने के बाद, नहीं। कि देखिए आप, मशीन का प्रोडक्शन और हाथ से बना हुआ, अभी भी आप देख सकते हैं कि हैंडमेड चीज़ ज़्यादा महंगे बिकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाथ से बनाया गया, उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो जो रिच लोग थे या फिर मिडिल क्लास थे, पुअर नहीं, जो रिच रिच लोग और जो मिडिल क्लास थे, वो अभी भी डिमांड कर रहे थे किसका? हाथ से बनाया हुआ चीज़, क्योंकि वो यूनिक होता है, उसका यूनिकनेस एकदम अलग होता है। ठीक है, कि आप मशीन से बॉर्डर नहीं दे सकते, आप हैंडमेड अच्छे से चिकनकारी जो बॉर्डर होता है कितना अच्छा लगता है, वो आप नहीं दे सकते, वो हाथ से ही दिया जाता है। तो हाथ से बना हुआ चीज़ खत्म नहीं होता है कभी। ठीक है, तो ब्रिटिश जो कपड़ा बना कर आते थे वो बहुत पतला हुआ करता था। ठीक है, तो जो गरीब थे वो पसंद नहीं करते थे, बोलते थे उनको ही पसंद नहीं आता था। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो गया, तो जो हमारा टेक्सटाइल का सेंटर था वो न्यू न्यू वीविंग सेंटर इमर्ज हो गया, जैसे कि सोलापुर। तो हमारे हमारे हिस्ट्री में एक और चीज़ हुआ था, जैसे कि महात्मा गांधी क्या किए थे 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में महात्मा गांधी क्या किए थे, वो कहने लगे कि आप बॉयकॉट कर दो 1920s के आसपास में, कि आप बॉयकॉट कर दो, मतलब कि जो ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा आएगा, ब्रिटेन से जो कपड़ा आएगा उसे हमें यूज़ नहीं करना है, उसे हमें बॉयकॉट करना है। आप आगे वाले फर्दर चैप्टर्स में पढ़ोगे कि महात्मा गांधी का क्या रोल था इंडियन इंडिपेंडेंस में। तो महात्मा गांधी बोल दिए कि आप बॉयकॉट कर दो, अब हम अपना बनाया हुआ कपड़ा पहनेंगे, खादी। खादी हमारा खुद का बनाया हुआ इंडिया का मटेरियल है, तब हम अपना बनाया हुआ कपड़ा पहनेंगे जो चरखा से बनता है। ठीक है, और हम मशीन का बना हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। और यही जो चरखा है वो हमारा नेशनलिज्म का सिंबल बन जाता है 20th सेंचुरी में। ठीक है, 20th सेंचुरी में ये जो चरखा है, ये हमारे लिए नेशनलिज्म का एक सिंबल बन जाता है। और 1931 में हम अपने एक फ्लैग फ्लैग होता है हमारे पास 1931 में, उसके सेंटर में हम क्या करते हैं, इस चरखा को सिंबल करते हैं। ठीक है, 1931 में इस चरखा को उसके सेंटर पे क्या करते हैं, इस चरखा को वहाँ पे रखते हैं, लगाते हैं, प्रिंट करते हैं। तो क्यों? क्योंकि चरखा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस था, क्योंकि चरखा से हम खुद कपड़ा बना सकते थे, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना था हमें। लेकिन फिर भी बहुत सारे वीवर्स थे इंडिया में, वो लोग अपना अपना जो भी जॉब था वो खो दिए थे। बहुत ज़्यादा उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे। तो जितने भी वीवर्स थे जो अपना जॉब खो दिए थे, वो क्या कर रहे थे, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो जितने भी वीवर्स थे वो लेबर्स बन गए थे, मतलब एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए थे। जब उनका जो वीविंग वाला काम खत्म हो गया तो वो कोई कोई वीवर्स तो माइग्रेट कर दिए थे। माइग्रेट मतलब इंडिया छोड़ के चले गए थे, कोई अफ्रीका चला गया, कोई साउथ अमेरिका चला गया। क्यों? प्लांटेशन करने के लिए, मतलब कि जहाँ पे टी और कॉफ़ी और ये सब बनता है, वहाँ प्लांटेशन वर्कर्स की तरह। कुछ कुछ जो वीवर्स थे वो लोग क्या किए, मील में काम करना शुरू कर दिए थे, जैसे कि बॉम्बे, अहमदाबाद, नागपुर, यहाँ पे कॉटन मील आ गया था। ठीक है ना, तो वहाँ पे काम करना शुरू कर दिए थे ना। कॉटन मील फर्स्ट टाइम इंडिया में, कॉटन मील 1854 में शुरू होता है। ठीक है, बॉम्बे में। तो बॉम्बे में ही क्यों शुरू होता है, आज के मुंबई में क्यों शुरू होता है? तो आप आज भी समझ रहे होंगे कि मुंबई का इंपॉर्टेंस क्या है, वहाँ का कपड़ा वहाँ पे क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, कि आज भी लोग ज़्यादातर हर स्टेट से मुंबई जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पे जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, क्योंकि बॉम्बे हमारा फर्स्ट कॉटन मील कब शुरू हुआ था, 1854 में बॉम्बे में फर्स्ट कॉटन मील आया था। तो बॉम्बे में ही क्यों? क्योंकि वो एक पोर्ट टाउन है। ठीक है ना, तो देखिए, ठीक है, यहाँ पे बॉम्बे है, महाराष्ट्र, मुंबई, ये पोर्ट टाउन है। इससे क्या होगा कि वेस्ट के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं सी रूट के थ्रू, सी के थ्रू। तो पहला ये है कि पोर्ट है यहाँ पे। सेकंड ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल है, मतलब सबसे मेजर इंपॉर्टेंस यही था कि यहाँ पे सब क्या था, ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा पाया जाता था, और ब्लैक सॉइल कॉटन प्रोडक्शन के लिए बेस्ट सॉइल है। थर्ड ये था कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है कोई भी कपड़ा बनाने के लिए, उसको रॉ मटेरियल हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल हो गया रोटी का। तो कोई भी कपड़ा बनाने के लिए तो उसको रॉ मटेरियल कहाँ पे, तो बॉम्बे में बहुत ईजिली रॉ मटेरियल मिलता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता था, महाराष्ट्र गुजरात साइड में। तो वहाँ वहाँ से आराम से लाया जाता था। ठीक है ना, तो इस वजह से बॉम्बे में फर्स्ट कॉटन मील आया था। तो 1990 में क्या होता है, 1990 नहीं, सॉरी,
1900 1900 में क्या होता है, 84 मील्स बॉम्बे में आ गया था, ठीक है। पहला आया था 1854 में, फिर क्या हुआ था 1990 क्या 1900 आते आते क्या हो गया, 84 मील्स बॉम्बे में आ चुका था, या फिर उससे भी ज़्यादा। तो ये मील्स सेटअप कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश तो कर नहीं रहा था, ये सारा कौन कर रहा था? इंडियंस कर रहे थे। जैसे कि बहुत सारे गुजराती और फारसी बिजनेसमैन थे, वो कर रहे थे, ठीक है ना, ये सब स्टार्ट। पर उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा था, ये भी सोचने वाली बात था। तो क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, बीच में चाइना के साथ ट्रेड करके, ये क्या चाइना के साथ या फिर और भी कुछ और बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस करके, ये पैसा जमा कर करके, मनी को इकट्ठा करके, ये एक क्या किया, कॉटन मिल शुरू किए। कौन? फारसी और गुजराती बिजनेसमैन। तो आप अभी भी सुनते होंगे कि गुजराती बिजनेसमैन ही होते हैं, ठीक है ना, व्यापारी ही होते हैं। तो उसके बाद फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में आता है 1854 में, फिर 1861 में अहमदाबाद में आता है, ठीक है। फिर कानपुर में, यूपी में मिल्स, बहुत ज़्यादा मिल्स बढ़ जाता है इंडिया में, कॉटन मिल्स, जहाँ पे कॉटन का कपड़ा बनता है। तो इंडिया डिमांड बढ़ जाता है लेबर के लिए। देखिए, अगर मील बढ़ेगा, अगर 100 मील होगा तो 1000 लेबर बढ़ेंगे। तो अगर मील बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है लेबर के लिए। तो 1000 से भी ज़्यादा लोग सिटीज़ की तरफ, मतलब सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे थे। जो गाँव से लोग सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे थे कि मील में जाकर काम करेंगे एज अ लेबर, एग्रीकल्चर, पीजेंट्स, आर्टिशंस, जितने लोग थे, लेबर्स थे, एग्रीकल्चरल, मतलब एग्रीकल्चर जो करते थे वो थे, पेजेंट्स, आर्टिशंस, ये लोग कहाँ मूव कर गए? सिटीज़ की तरफ। वाई? बिकॉज ऑफ द कॉटन मिल्स। जितने कॉटन कॉटन मिल्स आने लगे थे, उनके बाद लोग क्या, उसके बाद लोग मूव करने लगे फॉर द एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो टेक्सटाइल मिल था, मतलब इतने सारे टेक्सटाइल मिल थे, वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। कब? फर्स्ट डिकेट में। मतलब डिकेट मतलब क्या होता है? हर 10 साल को डिकेट कहते हैं, हर 10 साल को ईयर, ठीक है। तो क्या हुआ, जो कॉटन मिल 1854 में आया, उसके बाद शुरू के 10 साल में उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम की सामना करना पड़ा था। जैसे कि इंग्लैंड के साथ compete करना पड़ रहा था उन लोगों को, हेवी ड्यूटीज़ लगा हुआ था और कंट्रीज़ में, मतलब और कंट्रीज़ टैक्स ले रही थी यहाँ से कपड़ा भेजने का। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त हम ब्रिटिश के गुलाम थे, तो ब्रिटिश जो था, इंडियन गवर्नमेंट, वो हमारा क्या कर रहा था, वो हमें ज़्यादा फ्रीडम नहीं दे रहा था, ठीक है ना। हमें उतना प्रोटेक्शन भी नहीं दे रहा था, उतना फ्रीडम भी नहीं दे रहा था कि हम फ्रीडमली, मतलब फ्रीडम से अच्छे से ट्रेड कर सकें, ठीक है ना। तो देखिए, हम कहीं समझिए, ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। हम कहीं कपड़ा भेज रहे हैं तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा हुआ है, वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा रहे हैं अपना, हमको अपना कपड़ा नहीं भेजने दे रहे। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट ब्रिटिश था, वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगाया था, यहाँ पे कोई भी कपड़ा ला रहा था, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस के लोग, फ्रेंच, ठीक है ना, और भी जितने डच, तो यहाँ पे कपड़ा सब लोग ला रहा था। लेकिन हम लोग कपड़ा भेज रहे हैं, वहाँ पे पैसा ले रहा है, वो कपड़ा ला सकता है, तो ब्रिटिश हम लोग के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रहा था, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम हो रहा था, ब्रिटिश हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रहा था। फिर जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ 1914 में, ये बहुत दर्दनाक वर्ल्ड वॉर था फर्स्ट, ठीक है ना। 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू होता है, तो जो टेक्सटाइल इंपोर्ट होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। अब इंपोर्ट क्या, इंडिया में जो टेक्सटाइल इंपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, तो अब ब्रिटेन तो वर्ल्ड वार, मतलब वॉर में फंसा हुआ है, लड़ाई झगड़े में फंसा हुआ है। तो ये हमारे लिए एक बहुत मेजर, एक मतलब कह सकते हैं ना, सुनहरा वक्त था, मतलब एक बहुत बढ़िया सा टाइम था कि हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो जितने भी टेक्सटाइल जो इम्पोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से इंडिया में, वो रुक गया था, क्योंकि वो लोग वहाँ पे वॉर कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो ब्रिटिश क्या हुआ था, ब्रिटेन वाले बिजी हो गए थे वॉर में, क्योंकि मिलिट्री सप्लाईज करना था। जितने भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे मिलिट्री, मतलब आर्मी के लिए चीज़ें बन रही थी, क्योंकि वहाँ पे वॉर में मिलिट्री सप्लाई ज़्यादा चाहिए। तो इंडियन फैक्ट्रीज इसका फ़ायदा उठा कर क्या किए, बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए। तो मेजर